और नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोगों को कवर करना है प्रोटीन। आप सारे बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी, और लास्ट वीडियो देखने के बाद में क्या कहते हैं, आप लोगों ने जो इतना सारा इंटरेस्ट दिखाया, नो डाउट इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल फॉर मी। और ऐसे ही ये सब बना रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे उनके, आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और देखने के बाद में क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से कवर करो। बाकी वो नोट सफिशिएंट है, उसके अलावा तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। और रही बात क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, जो भी ये बायोमोलिक्यूल के सारे नोट्स हैं या दूसरे चैप्टर के नोट्स हैं, वो बेटा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं वहां पर उसको सेंड कर दूंगा। आप पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर लो, और चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के आप उसको लाइन बाय लाइन करके रीड करो, या फिर आप वहीं से कर लो। वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगे, पीपीटी के फॉर्मेट में नहीं होंगे, ठीक है। बाकी पीपीटी के फॉर्मेट में चाहेंगे तो पीपीटी के फॉर्मेट में दे देंगे, बट पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेगा तो वो नोट्स हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। ये बात याद रखें। तो अब बेटा हम लोग को स्टार्ट करना है यहाँ से प्रोटीन। प्रोटीन एग्जैक्टली है क्या, उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रोटीन, वर्ड प्रोटीन का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसको हमें समझना है। व्हाट डू यू मीन बाई प्रोटीन? व्हाट डू यू मीन बाई प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का जो एग्जैक्टली मीनिंग है उसको हम लोग को समझना है, तो इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ये है बेटा अ, जो प्रोटीन पूरा का पूरा है, ये ग्रीक वर्ड प्रोटियस से बना हुआ है। प्रोटियस का मीनिंग होता है बेटा प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या होता है बेटा? प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब प्राइम इंपॉर्टेंस क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन समझा देते हैं। एक्चुअल में नो डाउट जितने भी हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अस, हम लोग की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। नो डाउट बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसी से प्रोसीड हो रही हैं, ठीक है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है प्रोटीन। उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी बॉडी में कोई बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट हो ना हो, या फिर डेफिशिएंसी किसी वजह से, कार्बोहाइड्रेट है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा आपकी बॉडी में, काम चल जाएगा। फैट है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया, काम चल जाएगा। बट प्रोटीन के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोटीन जो है, जिस अमाउंट में हमको चाहिए वो उसी अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कार्बोहाइड्रेट हम लोग की बॉडी में नहीं होगा, हम लोग सरवाइव कर लेंगे। फैट नहीं होगा, सरवाइव कर लेंगे। कुछ एक विटामिन नहीं होंगे, कम होंगे, डेफिशिएंसी होगी, सरवाइव कर लेंगे। बट प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये बात याद रखना, प्रोटीन का हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटीन मींस प्राइम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो another class of biomolecule essential for living being are proteins. The chief source of protein are milk, cheese, pulse, peanut, fish, meat and so on. हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। वहां पर याद करो कार्बोहाइड्रेट में जो हम लोग की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट थी वो मोनोसेकेराइड थी, यहाँ पर क्या है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। सो नेम्ड एज प्रोटीन आर वाइटल केमिकल सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। ये बात याद रखोगे। मेनली जो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? हमारी लाइफ है उसको मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। लाइफ का मतलब बॉडी से है। उसके बाद में ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुम कुछ बच्चे होंगे या बहुत सारे जो लोग हैं जो मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से कोरिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जो हम लोग के थोड़ा सा जिम फ्रीक स्टूडेंट होते हैं या जो हमारे सीनियर होते हैं वो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, केमिकली प्रोटीन आर कंडेंसेशन पॉलीमर, ये मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ। कंडेंसेशन पॉलीमर एक्चुअली पॉलीएमाइड्स, जैसे वहां पर पॉलीसेकेराइड से ये क्या होंगे बेटा? पॉलीएमाइड, इन विच मोनोमेरिक यूनिट आर अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। क्या होगा बेटा? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। याद रखना। अब अल्फा अमीनो एसिड क्या है अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, ऐसे ही प्रोटीन में हम लोग की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड। तो ओवरऑल दो तीन बातें हैं जो मैंने तुम लोगों को एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया है। पहले क्या बताया है? प्रोटीयस मींस प्राइम इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इसका नेम प्रोटीन पड़ा।
दूसरी चीज ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। मोनो जो प्रोटीन की जो मोनो स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो अल्फा अमीनो एसिड होती है। कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, ये भी किसकी तरह है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की तरह या पॉलीसेकेराइड की तरह। दूसरा बेटा हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट बेटा हम लोग को ये समझना है कि प्रोटीन में बेटा देखो, जैसे हम लोग के पास में कार्बोहाइड्रेट थे, उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये बात याद रखोगे। सम ऑफ दीज में ऑल्सो कंटेन फॉस्फोरस, आयोडीन एंड और सम स्मॉल अमाउंट में मेटल भी प्रेजेंट होती है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और मैग्नीज भी प्रेजेंट हो सकता है। प्रोटीन की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो प्रोटीन की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सबसे पहले पेप्टाइड मिलेगा, देन उसके बाद में अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते थे तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट हम लोगों को मोनोसेकेराइड मिलती है, ठीक इसी तरीके से प्रोटीन की हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा अल्फा अमीनो एसिड। क्या मिलेगा बेटा, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब ये अल्फा अमीनो एसिड है, क्या होता है मैं यहीं पे तुम्हें एक्सप्लेन के दे रहा हूं। जैसे ये बेटा मेरे पास में है CH COOH, ये हो गया बेटा R और ये हो जाएगा बेटा NH2, ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा बेटा हम लोग समझते हैं, ठीक, क्या है उसको जरा देखते हैं। COOH या कोई भी हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली कंबाइन होगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कार्बन, ठीक है। और देन उसके बाद में ये हमारे पास में नेक्स्ट 2 कार्बन होगा उसको बीटा बोलेंगे, फिर गामा, देन स्मॉल सिग्मा बोलते हैं। इस तरीके से कंटिन्यूएशन में वो होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में मेन फंक्शनल ग्रुप है वो COH है। COH जहां पर कंबाइन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से ही बेटा ये NH2 ग्रुप क्या है बेटा, ऐड है। तो अल्फा पोजीशन पे एमिनो है, इसलिए हम लोगों ने अल्फा एमिनो बोला। एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेन क्या कहते हैं हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा ये बात याद रखोगे, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट बेटा अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर भी दिया है क्या होता है। अमीनो एसिड कंटेन अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। COH अमीनो एसिड क्लासिफाइड अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड, ठीक है। यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, COOH, ठीक। अब बेटा देखो ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है बेटा गामा कार्बन, ठीक है, अल्फा बीटा। तो अल्फा पोजीशन पे NH2 ग्रुप होगा तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा पे NH2 ग्रुप होगा तो बीटा अमीनो एसिड, और गामा पे होगा तो फिर क्या होगा, गामा अमीनो एसिड, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में तुम्हें यहाँ पे नहीं कवर करना है अप टू क्लास 12 तक, ठीक है। हायर क्लासेस में बेटा वहां पर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। दस अल्फा अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा अमीनो एसिड होती है वही बेटा मोनली हाइड्रोलिसिस पर हमें क्या मिलती है, अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड प्रोटीन से मिलती है। दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है प्रोटीन का वो अल्फा अमीनो एसिड होती है। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ पर समझना, 26 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट हम लोग के पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की मींस स्टडी करने के बाद में हम लोगों ने ये देखा कि 26 टाइप की अमीनो एसिड उनमें प्रेजेंट होती है, पर उन 26 में जो 20 अमीनो एसिड होती हैं वो मेन होती हैं, और वही बेटा पूरे के पूरे हम लोगों की बॉडी के लिए क्या होती है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती है। आउट ऑफ दीज 20 अमीनो एसिड अकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन व्हाइल रिमेनिंग 6 आर फाउंड इन स्पेशल टिश्यूज। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हम लोगों के पास में ये अल्फा अमीनो एसिड होती हैं 26 होती हैं, 26 में जो 20 होती हैं वो ऑलमोस्ट जो 20 अल्फा अमीनो एसिड्स होती हैं मेनली वो सारे के सारे प्रोटीन में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बट जो रिमेनिंग के 6 हैं वो कुछ एक स्पेशल टिश्यू में प्रेजेंट जो प्रोटीन होंगे उनमें ये बेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। यानी बॉडी पार्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है मेनली 20 टाइप की अल्फा अमीनो एसिड से होता है, ठीक है। बट कुछ एक स्पेशल टिश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ एक स्पेशल टिश्यू में क्या होगा, वहां पर जो प्रोटीन होंगी उन प्रोटीन में ये सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा अमीनो एसिड होंगे। यानी कि वो 20 तो होंगे, साथ में ये 6 भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, बट वो जो टिश्यूज होंगे वो हाईली स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड बेटा देखो इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा देखो जितनी भी हमारी अल्फा अमीनो एसिड होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है। जैसे मान लो ये ग्लाइसिन लिखा हुआ है तो हम लोग GLY लिख लेते हैं, ठीक है। एनिलीन लिखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग ALA लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा भाई, अल्फा अमीनो एसिड मैंने तुम्हें समझा रखा है कि CH है, फिर वहां पर क्या है बेटा COOH है, देन उसी से बेटा NH2 ग्रुप ऐड है कार्बन से, और यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप ऐड है। COH जिस कार्बन से कंबाइन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा पोजीशन पे ही बेटा क्या है NH2 ग्रुप ऐड है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो ये हमारा COH है और ये हमारा NH2 है, COH जो होता है वो हमेशा एसिडिक ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? एसिडिक ग्रुप। और NH2 में बेटा यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है, इजीली ये बेटा किसी को डोनेट कर देगा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? बेसिक पार्ट, या फिर बोलेंगे बेसिक ग्रुप, और इसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक पार्ट। क्या बोलेंगे बेटा? एसिडिक पार्ट, ठीक है। अच्छा भाई, कोई भी ऐसी अमीनो एसिड जहां पर NH2 ग्रुप का नंबर और COH ग्रुप का नंबर इक्वल है, बराबर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। और NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा है, COH ग्रुप का नंबर कम है, तो बोलेंगे बेसिक। और COH ग्रुप का नंबर ज्यादा है और NH2 ग्रुप का नंबर कम है, तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो न्यूट्रल हो गया पीछे, न्यूट्रल में क्या है? NH2 ग्रुप का नंबर और COH ग्रुप का नंबर क्या होगा? इक्वल होगा। एसिडिक अमीनो एसिड में बेटा देखो क्या होगा? अल्फा अमीनो एसिड कंटेन सच एज एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जीन एंड ग्लूटामिक एसिड व्हिच कंटेन 2 COH एंड 1 NH2 ग्रुप। इनडायरेक्ट में तो वही बोल रहे हैं, COH ग्रुप का नंबर ज्यादा है, NH2 ग्रुप का नंबर कम है, एसिडिक पार्ट ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। सिमिलरली बेसिक अमीनो एसिड में भी क्या होगा? NH2 ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, COH ग्रुप का नंबर क्या होगा? कम होगा। एग्जांपल आपको याद रखना है, लिसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, और क्या हो गया बेटा? हिस्टिडीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेनली मैं बात कर रहा हूँ 20 अल्फा अमीनो एसिड की। उन 20 अल्फा अमीनो एसिड में बेटा देखो जो 10 होती हैं वो तो हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज होती है, और जब हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज होंगी तो हमें बेटा फूड मटेरियल से इसको लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिल जा रही है कोई बात नहीं है, बाकी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम लोगों की बॉडी में क्या हो रही है? सिंथेसाइज हो रही है। दैट्स व्हाई इस टाइप के अमीनो एसिड को बोलते हैं बेटा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये बात याद रखोगे। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड व्हिच कैन सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। समझ में आया? दूसरा इसका जस्ट उल्टा होगा, 10 ऐसी होती हैं जो हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? फूड से इनटेक करेंगे, फूड से लेंगे। तो फूड से लेंगे तो दैट्स व्हाई इनको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड हैव आल्सो बीन क्लासिफाइड इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। हाँ भाई, नॉन इसेंशियल मैंने कवर करा दिया है, जो हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज होगा। इसेंशियल में द अमीनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड, इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, ठीक है कि नहीं। यानी कि बेटा देखो जो हम लोगों की बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है उसकी जरूरत हमें फूड से नहीं, नॉन इसेंशियल होगा। जो हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, हो रही है तो उसके लिए डिपेंडेंट नहीं है, और जो नहीं हो रही है उसके लिए हम फूड पे डिपेंडेंट है। इसलिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर देखो, कैन सिंथेसाइज इज कॉल्ड नॉन इसेंशियल और डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, ठीक है। और जो हम लोगों की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रही है, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, उसको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल और इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है इसलिए हम लोग ये फूड से ही क्या करेंगे? इनटेक करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्या? एक तो थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, पहली चीज तो याद रखना। दूसरा बेटा एमसीक्यू बनता है, वहां पर क्या करेंगे? तुम्हें 4 अल्फा अमीनो एसिड दे देंगे, फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग्स टू इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो बेटा मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में कोई मतलब इसेंशियल के 10 अमीनो एसिड याद कर लो, या नॉन इसेंशियल के 10 अल्फा अमीनो एसिड याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो जब अल्फा अमीनो एसिड के एग्जांपल तुम याद कर लोगे इसेंशियल के, तो जो बाकी के जो 10 होंगे वो किसके हो जाएंगे? नॉन इसेंशियल के। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो ठीक हो जाएगा। पहला क्या है हम लोगों का थ्योरी वाला, और दूसरा क्या हो जाएगा? एग्जांपल ऑफ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। ये बात रखोगे। नेक्स्ट है बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखो भाई मेनली बेटा देखो हम लोगों की बॉडी को 26 टाइप की अल्फा अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है।
कोई ऐसी प्रोटीन जो सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड दे दे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है, ये बात याद रखना। और यदि मान लो कोई ऐसी प्रोटीन है जो सारे के सारे नहीं दे पा रही है, ठीक है, सपोज ऐसा समझ लो कि कोई हमारे पास है प्रोटीन है, वो 10 to 15 मतलब हम लोग की बॉडी में भी जाएगा तब भी जाके हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होगा तो वहां पर 10 to 12 ये अल्फा अमीनो एसिड प्रोड्यूस करा पा रहा है। अब हमारी बॉडी को 26 की रिक्वायरमेंट है, मिल सिर्फ 10 से 12 ही पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी कम जब अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे, हमें दूसरे टाइप की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो उसकी फुलफिलमेंट कर पाए। तो इस टाइप की प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? इनकम्प्लीट प्रोटीन। और कोई भी ऐसी प्रोटीन जहां पर सारे टाइप के अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे कंप्लीट। The protein that provide all the essential amino acid in about the right proportion of human nutrition is called complete protein। उसमें बेटा एग्जांपल मीट है, फिश है, मिल्क है, एग है, तो इसीलिए हम लोग मिल्क की बात कर रहे हैं। मिल्क में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन होती है वो उनमें सारे टाइप के अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो हम लोग के घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मिल्क पीने की बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा मिल्क इनटेक करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, कि सारी की सारी प्रोटीन हम लोग मिल जाती है, इसीलिए मिल्क को बेटा हम लोग कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब कुछ है। और आज ये एक और एग्जांपल हमको मिल गया, इससे ये और प्रूफ हो गया कि हमें मिल्क को क्या करना चाहिए बेटा, इनटेक करना चाहिए, ठीक है। बहुत सी थ्योरीज आजकल ये बोलती है कि मिल्क से रिलेटेड या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिसीज हो रही है। तो बेटा मेरा मानना ये है कि आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना ले रहे हैं वो एक बात की बात है, लेना तो चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि एक तो रीजन आपके सामने है, दूसरा देखो पहले के टाइम पे क्या थे, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हम लोग लेते थे, वर्कआउट हम लोग का ज्यादा होता था। आज के टाइम पे क्या है, हम लोग जितने डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वर्कआउट जरूर हमारा काम हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? इसलिए एक्स्ट्रा बॉडी फैट का प्रोपोर्शन हम लोग की बॉडी में ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों अपने खाने के मतलब जो भी हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं उसके साथ में हम लोग को एक्सरसाइज जरूर उसमें ऐड करनी चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज ऐड करोगे तो जो राइट प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स है उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। ये इतनी सी एक बात है जो मेरे को कहनी थी। नेक्स्ट है बेटा प्रोटीन विच आर डेफिशिएंट इन वन और मोर देन वन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसी प्रोटीन जहां पर क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो एक या एक से ज्यादा क्या है, प्रेजेंट नहीं है, उसकी कमी है, तो उस टाइप की प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट प्रोटीन। देखो सीधी सी बात है, 20 में 10 तो हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज हो रही है, 10 है वो एसेंशियल है, यानी कि फूड के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, ठीक है। अब फूड से हम लोग उसको ले रहे हैं, फूड से लेने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी में उसको संभाल के रख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब उन 10 में बेटा दो चार मतलब उन 10 में बेटा कोई एक ऐसा फूड है या उस फूड में प्रेजेंट प्रोटीन है जो एक से दो अल्फा अमीनो एसिड कम प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट। और जो सारी की सारी एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में बेटा देखो क्या क्या है, एग्जांपल राइस है, कॉर्न है, व्हीट है, ऑल दी डेफिशिएंट इन लिसिन, ठीक है, ये याद रखना। तो सीधी सी बात है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन का पार्ट थोड़ी ना होगा। तो प्रोटीन यदि हमें ज्यादा चाहिए तो मीट लेंगे, फिश लेंगे, मिल्क लेंगे, एग लेंगे। और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट हम लोग की बॉडी में इंक्रीज करना है तो राइस लेंगे, कॉर्न लेंगे, व्हीट लेंगे, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा भाई, उसके बाद में आता है बेटा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए बेटा देखो सबसे पहले मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास में CH हो गया, COOH हो गया, और ये हो गया बेटा NH2, ये हो गया बेटा एल्काइल ग्रुप। और एक काम कर लेते हैं बेटा, ठीक है, हम इसको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH, और आपको पता है COOH है, ये एनाइज हो जाएगा। एनाइज होगा तो अपना H वाला जो H पॉजिटिव वाला पार्ट है वो इसका रिलीज हो जाएगा। और ये NH2 के पास में क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इस H+ आयन जो इस सोल्यूशन में निकलने वाला H+ आयन है, ये उसको अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा। और जैसे ही प्रोवाइड करेगा तो NH2 में हाइड्रोजन आयन ऐड हो गया, तो इस पे साइन क्या आ गया, प्लस, और इस पे साइन क्या आ गया बेटा, माइनस, ठीक है। और जैसे ही प्लस माइनस साइन दोनों ही आ गए तो हम लोग इसको बोलेंगे बाइपोलर आयन। क्या बोलेंगे बेटा, बाइपोलर आयन, ठीक है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास में अल्फा अमीनो एसिड है वो बिहेव कर रही है एज ए आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उस पर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, ये बात याद रखना। इसीलिए मैंने ये तुम लोगों को रिएक्शन कराई है ताकि तुम्हें यहाँ पर ये आइडिया हो जाए कि जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं
वो किसी कोवेलेंट कंपाउंड की नहीं, वो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा है। अब आयनिक कंपाउंड है, तुम लोगों ने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग वाला जो यूनिट है वहां पर आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि वहां पर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 10 में भी पढ़ रखा है। आयनिक बॉन्ड में आपको ये पता है कि जो आयंस होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा हाई है, स्ट्रांग है, इसलिए वो क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। ठीक है, अब क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी बेटा, हाई होगी। क्रिस्टलाइन क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे। गुड कंडक्टर होंगे एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की, वही सारी प्रॉपर्टी बेटा इसकी भी होती है। चलो वन बाय वन करके देखते हैं। एमिनो एसिड यूजली कलरलेस होता है, नॉन वोलेटाइल होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे तो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे बेटा वेपराइज होंगे ही नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, विच मेल्ट विद डिकम्पोजिशन एट फेयरली हाई टेम्परेचर। क्या होगा बेटा, फेयरली हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे बेटा, वेपराइज होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कैसे होंगे बेटा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लाइक पेट्रोलियम, ईथर और बेटा बेंजीन, बट ईथर आर एप्रिशिएबली सॉल्युबल इन वाटर। भाई देखो पोलर कंपाउंड है, वाटर भी अपना पोलर होता है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। देयर एक्वा सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ द हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है, ठीक है, कोई नया टर्म नहीं है, 12th आप पढ़ रहे हो तो 11th में हम ये एज्यूम करके आ रहे हैं कि आपने डाइपोल मोमेंट इसको पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं कोई रिकैप दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेटा देखो समझ लो, मेरे पास में सपोज ये एक मॉलिक्यूल है HCl। आप सारे बच्चों को पता है H और Cl में Cl जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा और इस पे पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। आप ऐसे देख लो, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन आ गया, ये चार्ज डेवलप हो गया। तो जो चार्ज है उसको Q हमने लिखा, और इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको L लिखा। ठीक है, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। यानी कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में चार्ज प्रेजेंट है वो, और उसके जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में, एलिमेंट जो होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो बेटा देखो चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, डिस्टेंस तो बेटा सभी में ही होता है। तो यहाँ पर बेटा देखो चार्ज प्रेजेंट है, पहली चीज तो याद रखना, चार्ज प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट बेटा ठीक ठाक डिस्टेंस पे है, तो L भी ज्यादा है और चार्ज भी ज्यादा है, क्योंकि देखो ऊपर जो मैंने डेवलप कराया वो पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, H और Cl में Cl इलेक्ट्रॉन को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ। यहाँ तो बेटा क्या हो गया है, H प्लस निकल के NH2 के पास में आ गया, कंप्लीट चार्ज का ट्रांसफर हो गया, कंप्लीट पॉजिटिव है, कंप्लीट क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो टू जो है वो भी हाई है और जो डिस्टेंस है वो भी बेटा हाई है, इसलिए बेटा डाइपोल मोमेंट इसका क्या है बेटा, हाई। आपको बस ऐसे ही तैयार करना है। बाकी Q की वैल्यू आपको ना दी होगी ना आपसे पूछेगा, L की वैल्यू ना दी होगी ना आपसे पूछेगा, इसका न्यूमेरिकल तुम्हारे यहाँ पर नहीं आना। ठीक है, ये बात याद रखोगे। बोलो भाई नेक्स्ट है बेटा, जितने भी हमारे क्या कहते हैं अमीनो एसिड होते हैं उनमें बोथ एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और बेसिक अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद में अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, अफेक्ट भी करेंगे। वही चीज आ गई, देखो मैं तो बता रहा था कि एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ये डिसॉल्व होंगे बाइपोलर आयन प्रोड्यूस करेंगे, बाइपोलर आयन प्रोड्यूस करेंगे, इसी बाइपोलर आयन को हम लोग बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे बेटा, ज्यूटर आयन। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, क्या बोलेंगे बेटा, ज्यूटर आयन। ठीक है, बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक अच्छा भाई, अब बेटा देखो जो ये हमारा ज्यूटर आयन है, ध्यान समझना, इसमें पॉजिटिव पार्ट भी है निगेटिव पार्ट भी है। ठीक है, मैंने इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रख दिया। क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रखा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब कुछ ऐसे है, देखो ये एनोड, ये बेटा कैथोड। एनोड हमारा पॉजिटिव है, कैथोड हमारा क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब ये पूरा मॉलिक्यूल है वो बेटा यहाँ पर है। ठीक है, ये ऐसे समझ लो। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारा ज्यूटर आयन है वो किधर की तरफ मूव करेगा बेटा, एनोड की टुवर्ड्स मूव करेगा, कैथोड के टुवर्ड्स मूव करेगा, या किधर भी मूव नहीं करेगा। ठीक है,
तो बेटा आप एक बात हमेशा याद रखोगे कि ज्यूटर आयन में बेटा पॉजिटिव साइन भी है और बेटा इक्वल अमाउंट का नेगेटिव साइन भी है, ठीक है। तो इसका एक वो पर्टिकुलर पीएच वैल्यू जिसपे हमारा ये हमारा एक्वा सोल्यूशन जो है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का, किस फॉर्म में, बाइपोलर आयन के फॉर्म में। जब ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रेजेंट होगा तो बेटा इसका जो नेट माइग्रेशन होगा वो जीरो होगा। नेट माइग्रेशन जीरो का मतलब ये बेटा एनोड की साइड में भी नहीं होगा और कैथोड की साइड में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, मींस माइग्रेट नहीं करेगा। तो नेट माइग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पीएच वाले सॉल्यूशन को, इस पर्टिकुलर पीएच जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ज्यूटर आयन तुम लोगों को समझ में आ गया, एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा अमीनो एसिड को डाला, वहां पर दोनों चार्ज क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट हो जाएंगे या प्रोड्यूस हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में। तो फिर उसको क्या बोलेंगे बेटा, बाइपोलर आयन, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ज्यूटर आयन। इसके एक्वस सॉल्यूशन को बेटा हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फिल कर देंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फिल करेंगे तो आपको ये पता है कि एक पर्टिकुलर पीएच पे जो इसका नेट माइग्रेशन जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। जीरो का मतलब है ना तो एनोड पे मूव करेगा ना बेटा ये कैथोड पे मूव करेगा, ये कहीं पर भी बेटा मूव नहीं करेगा। तो नेट माइग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस पर्टिकुलर पीएच को हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। Because of the deuter ion structure, alpha amino acid high melting crystalline solid, they are moderately soluble in water. In acid, alpha amino acid is cation, thus migrate towards the cathode. Under the influence of electric field, on the other hand, alkaline solution, an alpha amino acid exit as anion and migrate towards anode. Under the influence of electric field, देखो भाई, alkaline medium में anode के towards move कर जाएगा, acidic medium में cathode के towards move कर गया, ठीक है। However, some intermediate value of pH, the concentration of the cationic form and the anionic form becomes equal. एक particular pH पे जहां पर बेटा cationic part और anionic part क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, ठीक है। You are become equal and consequently the alpha amino acid will exist primarily as a neutral dipolar ion at this pH। देखो मैं बार बार वही बात बोल रहा था ना, इस पर्टिकुलर पीएच पे, किस पर्टिकुलर पीएच पे, जहां पर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देयर वुड नो नेट माइग्रेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पीएच वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो बेटा, एसिडिक मीडियम होगा एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, अल्कलाइन मीडियम होगा कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ठीक है। देखो हाँ, एसिडिक मीडियम होगा तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, अल्कलाइन मीडियम होगा तो एनोड की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है कि नहीं। पर एक पीएच की वैल्यू लेंगे जहां पर एसिडिक पार्ट और एनायनिक पार्ट, सॉरी, एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और उस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछा था इसलिए हम तुमको बताया, ठीक है। ये बात याद रखोगे, ठीक। बोलो भाई, इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, प्रॉपर्टीज में वन बाय वन करके सारी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि इनमें चार्ज प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होगा तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, इनकी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे तो फिजिकली क्या होंगे बेटा, सॉलिड होंगे। डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। चार्ज प्रेजेंट है मींस पोलर है, पोलर है तो वाटर में क्या होंगे बेटा, सॉल्युबल होंगे, ठीक है। फिर मैंने बोला चार्ज प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट में है, बाइपोलर आयन होगा, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन है और हम लोग इसको मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फिल करेंगे। मीडियम हमारा एसिडिक होगा तो किधर मूव करेंगे बेटा, बोलो, कैथोड के टुवर्ड। और बेटा अल्कलाइन होगा तो मूव करेंगे एनोड के टुवर्ड। और एक पर्टिकुलर पीएच जहां पर कैटायनिक पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एनायनिक पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी। उस पर्टिकुलर पीएच पे इसका जो नेट माइग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। उस पर्टिकुलर पीएच को हम लोग बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। ये बात याद रखनी। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट तक डिस्कस कर लिया है, ठीक है, स्टडी कर लिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा मैसेज करें, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालें, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जाके अपनी क्वेरीज को रेज करें, मैं ही उसके आंसर करूंगा और परफेक्ट आंसर करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है। क्विक रिकैप एक बार दे देता हूँ कि एक वो पर्टिकुलर पीएच जो जिसपे बेटा हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, किसका, ज्यूटर आयन मींस अल्फा अमीनो एसिड का,
जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पुट करेंगे देन उसके बाद में उसका जो नेट माइग्रेशन होगा वो 0 होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को ये बताया भी है कि वहां पर क्या अल्फा एमिनो एसिड का जो एक्वा सोल्यूशन होगा एल्कलाइन में वो बेटा मूव करेगा एनोड के टुवर्ड्स, और जब वो तुम्हारा कैटायनिक सोल्यूशन सॉरी और जब वो तुम्हारा बेसिक मीडियम में होगा तो वो मूव करेगा बेटा कहां पर, कैथोड के टुवर्ड्स। ठीक है, ये बात याद रखना। बट एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे जहां पर एसिडिक पार्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेसिक पार्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। उस पर्टिकुलर पीएच पे ये जो इसका नेट माइग्रेशन होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई नेक्स्ट है बेटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कॉन्फ़िगरेशन बेटा पढ़ रखा है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का, उनके लिए आसान है, नहीं हो तो एक बार वहां पे जाके जरूर उसको स्टडी करें। ठीक है, तो वहां पर मैंने कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है, जो वहां पर है वही यहाँ पर भी है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा भाई वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसको हम प्रेफरेंस मॉलिक्यूल लेंगे, वहां पर बेटा सेकंड और थर्ड कार्बन का जो OH होता है, ठीक है, वो सेम साइड पे होगा तो उसको हम लोग बेटा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते थे। सिमिलरली कोई भी हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट है, वहां पर बेटा लास्ट वाले जो 2 कार्बन है, सपोज हमारे पास में ग्लूकोज है तो वहां पर 5 और 6 कार्बन पे जो OH होगा वो बेटा सेम साइड पे होगा तो हम लोग उसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, और अपोजिट साइड में होगा तो उसको कैपिटल एल ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जरा समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली देखो, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग कवर इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो है उसको देखते हैं। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो मॉलिक्यूल है वो बेटा CHO, ठीक है, फिर ये बेटा COH, बेटा HCOO, सॉरी COH और ये बेटा H और ये H। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर जो दोनों OH हैं वो सेम साइड पे है। ठीक है, लेफ्ट में भी हो सकते हैं राइट में भी हो सकते हैं, दोनों कहाँ पर है बेटा, सेम साइड पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा भाई अब बेटा देखो, ऑल द अल्फा कार्बन ऑफ ऑल द अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज कायरल। कायरल का मतलब मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं। ठीक है, एसिमेट्रिकल एंड हेंस इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म डी एंड एल। ठीक है, डी एंड एल बेटा ये यहाँ पर मिसिंग है तो एल लिखेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप, और ऑल द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बिलोंग्स टू द एल सीरीज। क्या होगा बेटा, एल सीरीज से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इन अदर वर्ड प्रोटीन एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ एल अमीनो एसिड। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑल द शुगर डी सीरीज। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो फर्स्ट वाली जो लाइन है हम उसका मीनिंग समझ रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि नेचर में जितनी भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो मेनली बेटा बिलोंग करती है एल सीरीज से। किससे बिलोंग करेंगी बेटा, एल सीरीज से। मींस यहाँ पर ये है कि जो मेरे पास में अल्फा मतलब अल्फा अमीनो एसिड है, वहां पर मैंने आपको ये बताया था आर है, ये बेटा H है, ठीक है, ये बेटा NH2 ग्रुप है, और ये क्या है बेटा COOH। क्या है बेटा, COOH। ठीक है, अब यहां पर तुम्हें ये समझना है कि ये सेम डायरेक्शन में होते। सेकंड ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, ये बेटा सेकंड कार्बन है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि NH2 ग्रुप और COH ग्रुप जब बेटा सेम साइड पे होंगे तो उसको हम लोग बोलना है बेटा डी अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है कि नहीं, क्योंकि बेटा हमें कंपेयर इसी से ही करना है। ठीक है, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा बायोमोलिक्यूल है उसके लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, प्रोटीन के लिए अलग लेके आएंगे, आगे न्यूक्लिक एसिड है वहां पर कुछ मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग कुछ अलग डिफरेंट लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं है, एक कॉमन मेथड है उसी को हम लोग अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो NH2 ग्रुप और COH बेटा अपोजिट साइड में होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एल। और यही NH2 ग्रुप इस साइड में होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड OH सेम साइड पे है, ऐसा ही बेटा कुछ अमीनो एसिड में होगा तो उसको बोलेंगे डी अमीनो एसिड। ठीक है, और यहाँ पर बेटा उन्होंने क्या बोल रखा है कि बेटा यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट अपोजिट साइड में होंगे तो ये फिर बोलेंगे इसको बेटा एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और उन्होंने इसके साथ में ये बोला भी है कि जितने भी अमीनो एसिड हमको नेचर में मिल रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो अमीनो एसिड है
वो बिलोंग करते हैं बेटा एल सीरीज से। किससे बिलोंग करेंगे बेटा? एल सीरीज से। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोल रखा है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेटा बिलोंग करते हैं डी सीरीज से। मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? डी सीरीज से। यानी कि वहां पर जो हमारे पास में लास्ट के जो दो कार्बन है उसमें प्रेजेंट जो OH होता है वो बेटा या तो राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। दैट्स व्हाई हम लोग उसको बोलेंगे डी सीरीज। क्या बोलेंगे बेटा? डी सीरीज। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। तो बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बाकी इससे एज सच कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ये याद रखना। खैर नेक्स्ट है बेटा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद में पेप्टाइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? पेप्टाइड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये पेप्टाइड है क्या? सबसे पहले तो हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। पेप्टाइड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये पेप्टाइड बॉन्ड का है क्या सीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा अमीनो एसिड देखते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास में NH2 ग्रुप, C बेटा R, ये H है और ये COOH, ठीक है। अच्छा भाई सिमिलरली एक सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके लिख लो COH ग्रुप को। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 ग्रुप को ऐसे ओपन कर लें, NH CH, ये बेटा R, C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा भाई एक बात याद रखना कि यहाँ पर बेटा हमें करना क्या है, कुछ चीजें थोड़ा सा है मैं हाईलाइट के दे रहा हूँ। N मॉलिक्यूल्स हम लोग किसके लेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, ये भी हमारी अल्फा अमीनो एसिड है। और N मॉलिक्यूल्स हम लोग इसके भी लेंगे, ये भी हमारी क्या है? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये पता है कि जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो इस पे साइन क्या आएगा बेटा? माइनस। इस पे क्या आएगा बेटा? प्लस। यहाँ पर आएगा बेटा प्लस और ये क्या आएगा बेटा? माइनस। और ये बेटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर, ठीक है। जैसे ही मॉलिक्यूल ये बाहर होगा तो बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होगा वहां पर आप इसको देखो, ये जो बनने वाला कंपाउंड है वहां पर ये आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक बात समझनी बेटा, ये यहाँ पर NH2 ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, ठीक है, वहां से भी तो हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि एक अल्फा अमीनो एसिड इधर भी होगी, और यहाँ पर लास्ट में जो COH है वो भी बेटा निकल चुका होगा क्योंकि एक अल्फा अमीनो एसिड इधर भी होगी। मेरा कहने का मतलब है कि दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच से बेटा हर बार वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो जैसे ये बेटा रिमूव होगा तो हमारे पास में कंपाउंड क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा NH CH R C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। देन उसके बाद में CH R C डबल बॉन्ड O इस टाइप से, और यहाँ पर बेटा इस टाइप से, और ये लगाएंगे बेटा N, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये वाला जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है CONH बॉन्ड, ठीक है। तो इस CONH बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। CONH बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा भाई यहाँ पर दो अल्फा अमीनो एसिड है, उसके बीच से बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, देन उसके बाद में ये क्या है बेटा? इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड नेम क्यों पड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है तो P तो वहीं से लिया गया है। CONH ग्रुप बेटा जब तुम्हें ये दिख रहा होगा तो एक फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रहा है CONH2, उसको हम लोग एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो CONH2 यहाँ पर हाइड्रोजन हट के CONH बचा हुआ है, तो वहां पर वो जो एमाइड है वो हम लोगों ने वहीं से ले रखा है। समझ में आया कि नहीं? दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि दो हमारे पास में अल्फा अमीनो एसिड है, तो दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और देन उसके बाद में यहाँ पर CONH ग्रुप आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये यहाँ पर जो हमारे पास में मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा क्या? पॉलीमर। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीमर। रीजन है बेटा N की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है, N की वैल्यू यहाँ पर बेटा मोर देन 100 होगी, ठीक है। तो मोर देन 100 है या उससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि प्रोटीन है, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो N की वैल्यू हाई होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड
सॉरी पॉलीमर बोलेंगे या फिर बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि यहाँ पर बेटा C1 है जो आपको एक दिख रहा है, पर जब हम इस चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में अल्फा अमीनो एसिड है उससे पहले भी अमीनो एसिड है और उसके बाद में भी अमीनो एसिड है, मतलब इस साइड में भी लेफ्ट में भी अल्फा अमीनो एसिड है और राइट में भी है, और वहां पर न्यूमरस बेटा हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। और जितनी भी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उन्हीं को ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोटीन। ये बात आपको याद रखना है। अब बेटा हम लोग इन सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ वन अल्फा अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ऑफ अनदर। ये देखो बस वही बात बोल रहे हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर निकल जाएगा, एक अमीनो एसिड का OH लेंगे, दूसरे अमीनो एसिड का हम लोग H लेंगे, ठीक है। ये उसके बाद में इन्होंने बोला है कि जो हमारे ये क्या कहते हैं पेप्टाइड होते हैं, ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे मोनोपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बेटा? मोनोपेप्टाइड। क्यों मैंने बोला? क्योंकि अभी तुमको यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपेप्टाइड, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये तुमको दो दिख रहे होते पेप्टाइड तो उसको बोलेंगे डाई, फिर और दिख रहे होते ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, ऐसे करके, ठीक है। बट हाँ फिर कहेंगे सर आपने तो पॉलीपेप्टाइड चेन बोल दी है, तो बेटा देखो यहाँ पर अभी एक दिख रहा है तो एज ए एग्जाम्पल मैंने बोला है कि ये मोनोपेप्टाइड हो सकता है, पर एन की वैल्यू बेटा जब बहुत ज्यादा होगी तो उस केस में ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही होगा, और करेक्ट तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट है बेटा, अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, COH ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन है कंबाइंड विद द NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन वी गेट डाइपेप्टाइड क्या कहते हैं ग्लाइस एनिलीन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर एक डिफरेंट मिल रहा है, कहने का मतलब है दो डिफरेंट अमीनो एसिड भी ये कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड है वो ये कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले क्या बोला है कि ग्लाइसिन हमने एक ले रखा है, ग्लाइसिन का बेटा COH ग्रुप, और एनिलीन का हमने क्या ले रखा है NH2 ग्रुप का बेटा हाइड्रोजन, ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बेटा डाइपेप्टाइड, मींस वहां पर दो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे होंगे, ठीक है। एक चीज और है मैं तुम्हें यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ बेटा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हम लोगों को कितनी अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है? तो आप बोलेंगे बेटा 2। कितने बोलेंगे? 2। यहाँ पर एक अल्फा अमीनो एसिड ये है, एक ये है, और इन दोनों से एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने बोला कि डाइपेप्टाइड बॉन्ड है तो मतलब कितनी अमीनो एसिड लगी होंगी वहां पर बेटा? 3, क्योंकि दो के बीच से एक बन रहा है तो वहां पर 2 है तो इसका मतलब 3 अमीनो एसिड ही है, वो कंबाइन होकर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही उन्होंने टेट्रापेप्टाइड बोला, तो जितना बेटा पेप्टाइड बोला उसमें एक अमीनो एसिड तुम ऐड कर देना तो उतनी अमीनो एसिड क्या होंगी बेटा? यूटिलाइज हो रही होंगी। जैसे मैंने बोला हेक्सापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड का मतलब वहां पर C1H ग्रुप कितने है बेटा? 6, और इनके फॉर्मेशन के लिए बेटा कितनी अल्फा अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप बोलेंगे 7, ठीक है, ये बात याद रख। अच्छा भाई नेक्स्ट आता है बेटा पॉलीपेप्टाइड। क्या आता है बेटा? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड में बेटा बस इफ लार्ज नंबर ऑफ 100 to 1000, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यही मैं तुमको बेटा पिछली वाली साइड में भी बोल रहा था कि n की जो वैल्यू होती है वो बेटा न्यूमरस होगी, 100 से ज्यादा होगी और उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सो इट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये कलरफुल डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझ सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ मेनी अल्फा अमीनो एसिड लिंक टुगेदर, ये बात याद रखोगे। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है प्योरली कैसा होगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। जो भी हमारे पास में अमीनो ग्रुप है उससे H निकलेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या होगा बेटा? OH निकलेगा, देन उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। देखो यही बात मैं तुम्हें बोल रहा था कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में कंबाइन होगी और देन उसके बाद में प्रोटीन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई नेक्स्ट आता है बेटा ओलिगोपेप्टाइड। अब ओलिगो का मतलब वही अपना कार्बोहाइड्रेट वाला ही है, आप चाहो तो उसको समझते हैं। देखो पेप्टाइड हैविंग रिलेटिवली शॉर्टर चेन, कितनी होंगे बेटा? 2 to 10 अल्फा अमीनो एसिड होगी तो ओलिगो होगा। पॉली में क्या होगा? ग्रेटर नंबर ऑफ 10 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। प्रोटीन क्या है? अब देखो प्रोटीन की डेफिनेशन भी यहीं से क्लियर हो जाएगी। अ पॉलीपेप्टाइड चेन विद मोर देन 100 और सेम अल्फा अमीनो एसिड कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। आप लोगों ने क्लास 11 में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, ये बेटा एटॉमिक मास की यूनिट होती है। पहले AMU होता था एटॉमिक मास यूनिट, अभी हम लोग इसको बोलते हैं बेटा यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफाइड मास, ठीक है।
तो पॉलीपेप्टाइड चेन विद द पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 और सेम अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, सेम अल्फा अमीनो एसिड सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, बट प्रैक्टिकली बेटा ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 U, ठीक है, ये बात याद रखोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटीन, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहला बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, मिक्स और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। क्या है बेटा, फाइब्रस है, ग्लोबुलर है, और बेटा थर्ड टाइप की प्रोटीन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पहला क्या होगा बेटा, फाइब्रस, सेकंड क्या होगा बेटा तुम्हारा ग्लोबुलर, और थर्ड होगा बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। थोड़ा सा एग्जांपल्स हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। और जो फाइब्रस प्रोटीन होती है मेनली ये एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे हेयर्स हो गए, केराटिन हो गई, ठीक है, तो वहां पर तो एग्जांपल में देखो कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, ग्लोबुलर जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, हीमोग्लोबिन एंजाइम हो गया, और मिक्स जो होंगी वो बेटा हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोसिन इसके बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पर फाइब्रस में देखो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, जाहिर सी बात है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वाटर में इनसॉल्युबल ही होना चाहिए, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो फाइब्रस जो प्रोटीन होती है उसका मेन रोल होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के प्रिपरेशन में, और देन के बाद में हमारी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट है बेटा ग्लोबुलर, कॉम्पैक्ट होगा, स्पेरिकल शेप का होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, फंक्शनल होगा और मोबाइल होगा, ठीक है। देखो ये सारे जो होंगे वो स्टैटिक होंगे, फाइब्रस जो होगा वो स्टैटिक होगा, ग्लोबुलर को बेटा इसीलिए बेटा वहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, या फिर आप बोलोगे कि प्रोटीन का वो पार्ट जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो कॉम्पैक्ट होगा, स्पेरिकल होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा, फंक्शनल होगा, मोबाइल होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। स्टैटिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए ये मजबूरी है, ठीक है। अब डिटेल में बेटा यहाँ पर जरा हम लोग डिफरेंस समझते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच टेंड्स टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर, ठीक है। तो है क्या बेटा, कोई भी एक ऐसी प्रोटीन जो लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे फाइब्रस प्रोटीन। दूसरा आता है बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के केस में आपको ये बात याद रखनी है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होगा पॉलीपेप्टाइड चेन विद दीस प्रोटीन फोल्डेड इटसेल्फ इन सच ए वे सो टू गिव एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप। अब देखो जरा मेरी बात समझ लो, ठीक है बेटा, फाइब्रस जो प्रोटीन होती है वो बहुत सिंपल होती है। सिंपल इन द सेंस है कि बेटा वहां पर बहुत सारी बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, लॉन्ग होगा, ब्रांचिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, बट और हाँ, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बट जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसको हमारी सेल के अंदर रहना है, वहीं पर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो वो हमारी मजबूरी है कि उसको हमें क्या बनाना है बेटा, स्मॉलेस्ट इन साइज। अब स्मॉलेस्ट इन साइज बनाना है प्लस रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कराना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या मतलब ये गॉड का बनाया हुआ है सब कुछ बेटा, तो वहां पर ये जो प्रोटीन होती है हाईली कॉम्प्लेक्स होगी। कैसी होगी बेटा, हाईली कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है। अब हाईली कॉम्प्लेक्स होने के लिए देखो जो प्रोटीन है बेसिकली वो क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पर बेटा कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, इसको एक छोटी सी सेल में रखना जो हमें नहीं दिख रहा, उसके अंदर हमें ये प्रोटीन रखनी है। तो जो ये हमारे पास में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसकी हम लोग कॉइलिंग करते हैं। क्या करेंगे बेटा, कॉइलिंग, और इतना ज्यादा कॉइल कर देंगे कि उस स्मॉलेस्ट सेल के अंदर ये आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए बेटा यहाँ पर ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। आप जरा इसको समझ लो, पॉलीपेप्टाइड चेन इन दीज प्रोटीन इज फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ। देखो कॉइलिंग हो रही है कि नहीं, फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ का मतलब ये है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन अब इसी के अराउंड में क्या होगी बेटा, कॉइलिंग भी होगी, ठीक है, in such a way as to give entire protein molecule and almost spherical in shape। कहने का मतलब ये है कि जो स्फीयर शेप जो होती है, ये बेटा मैं और भी तुम्हें कई बार बताऊंगा कि हम लोग के पास में जो स्फीयर ज्योमेट्री है, कंसीडर ये किया जाता है कि इसका सरफेस एरिया कम होता है। क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम ही हमें करना है क्योंकि हमें सेल के अंदर उसको रखना है, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा मेनली जो पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से बेटा ये आपस में लिंक्ड होंगे,
ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो कि बेटा यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बेटा सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है, और यहाँ पर बेटा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब 2 सल्फर ले लो बेटा, ठीक है मेरा, ठीक है, और देन उसके बाद में यहाँ पर इस टाइप से उसको कंबाइन कर दो। थोड़ा सा मैं मतलब बिगर कर देता हूँ साइज में, ऐसे ये सल्फर है और ये आपस में क्या होंगे बेटा, कंबाइन होंगे, ठीक है, इस टाइप से। बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर बेटा इसको बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, जितना समझ में आ रहा हो तो मैं बेटा इंक चेंज कर लेता हूँ, तो वहां पे शायद चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ देखो, ये बेटा देखो तुम्हारी क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब 2 सल्फर है यहाँ पर, 2 सल्फर है, और आपस में ये क्या होंगे बेटा, कंबाइन होंगे। तो पहले तो 2 सल्फर ये आपस में कंबाइन हो रहे, फिर ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनके बीच में, ठीक है, ये याद रखोगे, ये हो गया सल्फर, ये हो गया सल्फर, और फिर इस टाइप से क्या है, फर्दर बॉन्डिंग हो गई है। तो इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, और ये दोनों में ही होती है। देखो फाइब्रस में भी होगी और ग्लोबुलर में भी होगी, आगे ग्लोबुलर में आप समझोगे कि ये कैसे होती है। यहाँ पर क्या है, फर्दर फोल्डिंग होगी, टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट लाइपोफिलिक, ठीक है, लाइपोफिलिक, फिलिक मींस होता है बेटा लविंग, क्या होता है बेटा, लविंग, और फोबिक मींस होता है बेटा हेटिंग। तो नॉन पोलर फैट सॉल्युबल, ठीक है, क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या है, उन्होंने ये बोला है कि फोल्डिंग जो होगी इस मैनर में होगी कि नॉन पोलर फैट सॉल्युबल जो पार्ट होगा पुश इनवर्ड, ठीक है, वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, सेल के क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। दूसरा जो हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर में क्या, वाटर कैसा होगा बेटा, वाटर में सॉल्युबल होगा, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर, मैंने बोला फिलिक मींस होता है लविंग, हाइड्रो मींस क्या होगा, वाटर। तो पोलर होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, पार्ट पुश्ड आउटवर्ड, ठीक है, ये बात याद रखना। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मैंने ये कहा कि मेरे पास सेल है, ठीक है, उस सेल में बेटा देखो ये प्रोटीन है, ठीक है, क्या है बेटा, प्रोटीन। तो प्रोटीन में ये वाला जो पार्ट है, अंदर की तरफ वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो होगा तुम्हारा लाइपोफिलिक, यानी कि फैट सॉल्युबल होगा, और बाहर वाला जो पार्ट है, मतलब जो एक्सटर्नल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो होगा बेटा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ये बात याद रखोगे। As a result, intermolecular forces attraction are very strong, hence fibrous protein are insoluble in water. ठीक है, जो बेटा वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर एक सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन यही है कि वो वाटर में कैसा हो, सॉरी, उनमें बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, स्ट्रांग होगी, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बॉन्डिंग होगी वो रिलेटिवली कैसी होगी, वीक होगी, ठीक है, इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द पोलर ग्रुप एंड हेंस ग्लोबुलर प्रोटीन एंड वाटर सॉल्युबल, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मैंने बोला कि बॉन्डिंग कैसी हो, मैंने ये बोला कि बॉन्डिंग कैसी होगी बेटा, स्ट्रांग होगी। स्ट्रांग का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो बॉन्डिंग स्ट्रांग है वो कहा, वो क्यों है, एज इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रांग एंड हेल्प फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में बेटा बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। ये वाटर में क्यों डिसॉल्व है, कहेंगे सर इनके बीच की बॉन्डिंग वीक होनी चाहिए तो वाटर में डिसॉल्व हो रही है, नहीं बेटा, इनकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग है, पर ये क्या करते हैं, इनकी बॉन्डिंग जो है, मतलब इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मैंने अभी अभी मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, उसके बाद में बेटा वॉन डेर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन भी होंगे, आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा किधर, ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है, आगे जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी तो इटसेल्फ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जब ये वाटर कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग बना लेते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा भाई, और आपने ये पढ़ रखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है जब वाटर के साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप समझ जाना कि वो वाटर में इजीली क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना। अच्छा भाई, फर्दर दीज प्रोटीन आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। देखो ये वाली जो प्रोटीन होती है, ठीक है कि नहीं, ये आप पीएच में स्लाइड चेंज करोगे तो इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा भाई, तो चीफ स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू प्रोटीन सर फाइब्रस प्रोटीन जो होंगी, दीज प्रोटीन आर स्टेबल। देखो लिखा हुआ ना स्टेबल, स्टेबल का मतलब है आप स्लाइड चेंज कर रहे हो टेम्परेचर में, पीएच में, तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर उतना ही यहाँ पर चेंज करोगे तो बेटा मेजर चेंज हो जाएगा। As compared to fibrous protein, they are very sensitive towards the small change temperature and pH. ये pH सेंसिटिव होती हैं और देन उसके बाद में टेम्परेचर सेंसिटिव भी होती है। आपने थोड़ा सा भी pH चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो इनका स्ट्रक्चर बेटा रप्चर हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे देखो क्या है, पहले तो हमारे पास में सिंपल प्रोटीन है,
ऐसी प्रोटीन जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर रही है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल प्रोटीन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब इसमें है क्या जरा उसको समझ लेते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये बोला कि ये मेरे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ऐसे ही मैं मान के चल रहा हूँ ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, ठीक है, गॉड को और भी काम कराना है हम लोग की बॉडी में, तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक ग्रुप और ऐड कर दिया। ठीक है, एक ग्रुप और ऐड कर दिया। ये इसकी वजह से क्या है कि ये जो प्रोटीन है इसका वो बेसिक फंक्शन तो करेगा, साथ में कहीं कहीं पर क्या होता है कुछ और भी दूसरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंक्शन वो बेटा गॉड इससे करा लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा प्रोटीनियस हो गया, ये पार्ट हम लोग नॉन प्रोटीनियस बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भाई, तो ये जो पार्ट है मेरे पास में ये वाला, इसको ये प्रोटीनियस पार्ट है और ये हमारा नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। इसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोस्टैटिक ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? प्रोस्टैटिक ग्रुप, यानी कि वो पार्ट जो प्रोटीन का नहीं है बट एक्स्ट्रा वर्डन के मतलब कुछ ऐसे स्पेशल फंक्शन होते हैं उनको कराने के लिए बेटा प्रोटीन के साथ में ये क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। दीज प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स नॉन प्रोटीन पोर्शन इन एडिशन टू द अल्फा अमीनो एसिड, दिस नॉन प्रोटीन इज नोन एज प्रोस्टैटिक ग्रुप। ये मैंने आपको बताया कि हमारी प्रोटीन में कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोस्टैटिक ग्रुप टू कंट्रोल द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल फंक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए। मैंने क्या बोला आपको कि कुछ जो हमारे पास में कुछ स्पेशल मतलब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो हमें प्रोटीन करने होते हैं। देखो जो प्रोटीन के फंक्शन है बेटा वो तो करने ही करने हैं, कुछ एक जगह पर या कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स में इनके स्ट्रक्चर और वेल डिफाइंड हो जाते हैं, मतलब वो भी परफॉर्म करने। तो उस केस में क्या होता है कि जो ये प्रोस्टैटिक ग्रुप लगा हुआ है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट लगा हुआ है, वो वहां पर कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी ये तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस रुक जाओ थोड़ा सा। ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रोस्टैटिक ग्रुप द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, याद रखना। तो जो प्रोस्टैटिक ग्रुप का जो नेचर है उसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आ जाता है। सबसे पहला है बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोस्टैटिक ग्रुप उसमें न्यूक्लिक एसिड है, यानी प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन। शुगर पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा तो उसको म्यूकोप्रोटीन बोलेंगे। लिपिड पार्ट ऐड हो जाएगा तो हम लोग लिपोप्रोटीन बोलेंगे। फास्फोरिक एसिड ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उसको फॉस्फोप्रोटीन बोलेंगे। और कलर्ड या फिर प्रोटोफायरिन पार्ट उसमें ऐड हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, ये बात याद रखना। बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो मेरी बात को बेहतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बट हाँ जो मैथ्स वाले हो वो परेशान ना हो। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड यदि प्रोटीन वाले पार्ट में ऐड है तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे, और शुगर वाला पार्ट हमारे अल्फा अमीनो एसिड में ऐड है या फिर बोलोगे प्रोटीन में ऐड है तो म्यूकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, लिपिड एंड फास्फोरिक देन क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आता है बेटा डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या है? देखो डेराइव्ड का मीनिंग आप सबको पता है, जैसे वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, वी आर क्या कहते हैं, वी आर द डेरिवेटिव ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जैसे हम लोग के फादर हैं, मदर हैं, वो डेरिवेटिव होते हैं अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के। ठीक है, ये मतलब हमारे ग्रैंडफादर और मदर के होते हैं। ठीक, ऐसे करके याद रखना, या अपने मॉम डैड के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी यही है, प्रोटीन का एक जो मतलब प्रोटीन है हाइड्रोलाइज हुआ कुछ उसने बनाया तो उसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक, these are the degraded product obtained by the partial hydrolysis of simple or conjugated proteins in presence of acid, alkalis और enzyme। मैंने आपको ये बोला था कि आप प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करो, किसी की प्रेजेंस में भी एसिड हो, वाटर हो, एल्कलाइन मीडियम हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। जैसे यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये मेरा एरो है वो गड़बड़ हो गया। प्रोटीन है तो प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करोगे तो हमें सबसे पहले मिलेंगे क्या, प्रोटियोजेस। फिर उसके बाद में पेप्टोन्स मिल रहे होंगे, बस थोड़ा सा देख लेना ये एरो ऊपर नीचे हो गए हैं। तो प्रोटीन है, फिर उसके बाद में प्रोटियोजेस है, देन उसके बाद में फर्दर उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो पेप्टोन्स मिलेंगे, देन उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारे कौन से, प्रोटीन के अलावा जो तुम्हें दिख रहा है ये प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड, ये सारे होते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो, डायरेक्टली मैं तुम्हें अभी पढ़ाया तो है, थोड़ा सा मैं तुम्हें और यहाँ पे क्लासीफाई कर दूं तो हमारा काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन, इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने बेटा अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, फाइब्रस। ठीक है, उसके बाद में बेटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर को बेटा फर्दर हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये हमने अभी पहले डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया, ये याद रखोगे। अच्छा भाई, 4 पार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड वाला है उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटीन या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड वाले को बोलेंगे टर्सरी प्रोटीन, और फोर्थ वाले को बोलेंगे क्वार्टनरी प्रोटीन या 4 डिग्री प्रोटीन। ठीक है, याद रखना। तो प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी और 4 डिग्री प्रोटीन, पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फाइब्रस हो गया, ग्लोबुलर हो गया, वो डिफरेंस आपको आते ही है। ग्लोबुलर को फर्दर क्लासीफाई कर लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी और 4 डिग्री। एक चीज और है बेटा, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो सेकेंडरी के 2 पार्ट और होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेकेंडरी के 2 पार्ट और होंगे, मैं आपको ठीक है बता देता हूं। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटीन के बेटा 2 पार्ट और होंगे। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन के जो 2 पार्ट होंगे उसमें एक होगा बेटा हमारा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बेटा बीटा प्रीटेड। क्या होगा बेटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्रीटेड। ठीक है, ये बात याद रखना, क्या होगा बेटा, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्रीटेड। ठीक है, बोलो भाई यहां तक किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अल्फा हेलिक्स और बेटा बीटा प्लीटेड। ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा भाई अब बेटा 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, 4 डिग्री हो गया, सेकेंडरी के भी 2 पार्ट हो गए। ठीक है, तो सेकेंडरी के जो 2 पार्ट हैं उसमें बेटा अल्फा हेलिक्स हो गया और बीटा प्लीटेड हो जाएगा। हेलो, देखो अब यहाँ पर क्या है, आ, ये बेटा सारे बच्चे नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या, देखो ये बेटा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। सिंपल क्या होगा बेटा, हमारे पास में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वही पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कुछ भी बेटा डिफरेंस नहीं है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सिखाया, बस उसी चेन को खींच के आप लंबा कर दो तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कुछ एक प्राइमरी हमारी प्रोटीन होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये हो जाएगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। ठीक है, याद रखना। अब बेटा तुम्हें मालूम है इसमें फर्दर कॉइलिंग हुई नहीं है, फर्दर कॉइलिंग नहीं हुई है तो फिर क्या होगा, आपको ये भी पता है कि उसका स्ट्रक्चर बेटा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और स्ट्रक्चर
हेलो। तो अब यहाँ पर बेटा देखो इसकी जरा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, लिंक वन अनदर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो बेटा बोल्ड लेटर में जो हम लोगों ने मतलब लिख रखा है वही मेन डेफिनेशन है। द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ प्रोटीन आर लिंक्ड वन अनदर इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। ये सिंपल सी मैंने डेफिनेशन, मतलब यही बुक में भी है, यही तुमको पढ़नी भी है, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर बेटा जब और तुम डिटेल में पढ़ोगे तो इन्होंने ये बोल रखा है कि जो जो हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है वो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से वो एक दूसरे से कंबाइन होगी। हर बेटा अल्फा अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद में बेटा कोवेलेंट स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डाइसल्फाइड ब्रिजेस ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड चेन है उनमें बेटा कुछ एक ऐसी हमारी प्राइमरी प्रोटीन होगी जिनमें ये बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्रोटीन यूजुअली डिटरमाइंड बाय सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर यदि मेरे को पता करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल बेटा देखो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग दूसरे प्रोसेस यूज कर, मिथाइलेशन हम लोग यूज कर लेते थे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग को एग्जैक्टली मालूम हो जाता था कि मतलब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बेटा एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग सिंपली हाइड्रोलिसिस कर लेंगे या फिर किसी एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा लेंगे प्रोटीन की। तो वहां पर हमें कुछ एक चीजें मिल जाती हैं जिससे हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या कहते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। जैसे यहाँ पर क्या उन्होंने बोला, हाइड्रोलिसिस विद, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एंजाइम और मिनरल एसिड इनटू वेरियस प्रोडक्ट हैव डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास एज शोन इन द बिलो। पहला क्या है, प्रोटीन है, क्या बनाएगा, प्रोटीओजेस, पिछली बार की तरह पेप्टॉन्स, फिर पॉलीपेप्टाइड चेन, देन उसके बाद में क्या, सिंपल प्रोटीन है, देन उसके बाद में अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। और अल्फा अमीनो एसिड जो होती है वैसे भी बिल्डिंग ब्लॉक होती है, ठीक है। ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, अब बेटा देखो ये तो हो गया तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा देखो मैंने सेकेंडरी के दो पार्ट बता रखे हैं, एक अल्फा हेलिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा प्लीटेड होगा। क्या होगा बेटा, अल्फा हेलिक्स होगा और बीटा प्लीटेड होगा, ठीक है। ये बात स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, नो डाउट इससे पहले हम लोगों ने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन को समझा, और अब हम लोगों को करना है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रोटीन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होता है बेटा फाइब्रस, सेकंड वन होता है बेटा ग्लोबुलर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है उसको हम लोग मेनली फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन है बेटा प्राइमरी प्रोटीन, सेकंड वन है बेटा सेकेंडरी प्रोटीन, थर्ड है टर्सरी प्रोटीन, फोर्थ है बेटा 4 डिग्री प्रोटीन या क्वार्टनरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन के बेटा इधर मेरे पास स्पेस नहीं है तो सेकेंडरी प्रोटीन के मैंने उधर वहां पर क्लासिफिकेशन कर दी है। फर्स्ट वन है बेटा अल्फा हेलिक्स और सेकंड वन है बेटा बीटा प्रीटेड, ठीक है। इस टाइप से बेटा स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया है। तो फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में हम लोग पहले ही ये डिफरेंस देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बेटा जो स्टार्ट करना है वो है बेटा प्राइमरी प्रोटीन से। कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, प्राइमरी प्रोटीन से। एग्जैक्टली जो हमारा प्राइमरी प्रोटीन होता है वो बेसिक प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा, बेसिक प्रोटीन होता है। सिंपल सी हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोटीन। समटाइम्स बेटा हमारे पास में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जहां पर उस पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमरी प्रोटीन। ये बात याद रखना है, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसको फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए या क्लियर करने के लिए एग्जैक्टली ये प्राइमरी प्रोटीन है या कोई और पार्ट तो नहीं है, तो हम लोग उसको बेटा हाइड्रोलाइज करके देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड या फिर बेटा एंजाइम। तो ये जो हमारी प्रोटीन है ये सबसे पहले बेटा हाइड्रोलाइज होगी, हाइड्रोलाइज होने के बाद में प्रोटियोजेस का फॉर्मेशन करेगी, देन उसके बाद में पेप्टोन्स का फॉर्मेशन करेगी, देन उसके बाद में
पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगी और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन के बाद में बेटा सिंपल पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी बेटा? सिंपल पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगी, राइट। अच्छा भाई, अब ये जो सिंपल पेप्टाइड है वो फर्दर बेटा हाइड्रोलाइज होने के बाद में देगा अल्फा अमीनो एसिड। क्या देगा बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये बात रखना, फर्दर किसी टाइप की बॉन्डिंग नहीं हो रही है। एक बात याद रखना कि बेटा देखो, आप हमेशा याद रखोगे जैसे जैसे बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे बेटा सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा कि बेटा बहुत बड़ा जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो छोटी सी जगह पर आके रिसाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर नेचर ने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है। हम लोग यहाँ पर जो भी प्रोटीन पढ़ रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएंगे, सेकेंडरी से बेटा टर्सरी में जाएंगे, टर्सरी से बेटा 4 डिग्री में जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्सिटी बेटा इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वो किसी भी सेल में, यानी कि हम लोगों की जो बायोलॉजिकल सेल होगी उसमें आसानी से बेटा रिसाइड कर जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना। तो नॉर्मली जो बेटा प्राइमरी प्रोटीन है वो नेचर में बहुत कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और 4 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब बेटा हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा देखो, सेकेंडरी में मैंने आपको पहले ही बताया कि सेकेंडरी में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बेटा बीटा प्लीटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। देखो नॉर्मली हम लोग की पॉलीपेप्टाइड चेन ही है। अब इन पॉलीपेप्टाइड चेन में तुम्हें मालूम है एमाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये एमाइड बॉन्ड जो है वो फर्दर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कॉइलिंग होगी। एक्चुअल में कॉइल के फॉर्म में बन रहा है, ये देखो आप ऐसे करके समझ रहे हो, स्पाइरल के फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने स्प्रिंग देख रखी है उसी तरीके से। उसके बाद में बेटा यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर जो तुम्हें एमाइड बॉन्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा? एमाइड बॉन्ड। उन एमाइड बॉन्ड के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की केमिस्ट्री में कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहीं पे भी हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होगा या तो फ्लोरीन से या फिर ऑक्सीजन से या फिर बेटा नाइट्रोजन से। तो कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास में अल्फा अमीनो एसिड होती है जिससे इस प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वहां पर ये दोनों ही कंडीशन क्या होंगी बेटा? फुलफिल होती है। और इन दोनों कंडीशन के फुलफिल होने की वजह से फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है इन बिटवीन बेटा एमाइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा देखो सिंपल सा है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, फर्दर कॉइल होना स्टार्ट होता है, कॉइल होगी तो वहां पर कॉइल हुई और उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप हमेशा ये याद रखोगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो क्या है, अल्फा हेलिक्स मॉडल वाज पोस्टुलेटेड बाय लाइनस पॉलिंग, ठीक है। किसने दिया था बेटा? लाइनस पॉलिंग ने दिया था 1951 में, ठीक है। प्योरली ऑन द थ्योरेटिकल ग्राउंड, वाज लेटर इज वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। पहले उन्होंने बेटा थ्योरेटिकल मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, बाद में बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए जिसकी हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर पाए कि यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। इफ द साइज ऑफ द आर का मतलब क्या है बेटा? अल्काइल ग्रुप इज क्वाइट लार्ज, द हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म इन बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ वन ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड द एनएच ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द चेन। देखो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है, हाइड्रोजन, उन्होंने ये बोला कि आर का साइज यदि बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां पर होगा बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच के बीच में होता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो अल्फा हेलिक्स का जो मेरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर बनाने को बेटा नहीं आता, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी से जब सेकेंडरी की ओर जा रहे हैं तो फिर वहां पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये जो प्राइमरी वाला होता है उसको सेकेंडरी बोल देते हैं, और सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में ये डिफरेंस क्या है? तो अल्फा हेलिक्स में बेटा सिंपल सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो कॉइल हो रही है और उस कॉइल को स्टेबल करने के लिए क्या है, वहां पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा भाई, बाकी उसके बाद में यहाँ पर बेटा इसके मतलब एग्जाम्पल है many fibrous proteins such as alpha keratin in hairs, nail, ठीक है, wool हो गया, skin हो गया, beak हो गया, claws and myosin in muscle have alpha helix structure, ठीक है। तो कैसे बनेगा प्लस कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, दोनों ही आपने यहाँ पर समझ लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज द बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बेटा देखो किसने दिया था, ये भी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लाइनस पॉलिंग थे, बट हाँ ये पहले आ गया था 1911 में। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या है देखो, ये बेटा यहाँ पर दो स्ट्रैंड है। दो स्ट्रैंड का मतलब क्या है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, और यहाँ पर कॉइलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और फिर उसके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप समझ सकते हो यहाँ पर, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है, ये सेकंड स्ट्रैंड है, देन उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बेटा जो डॉटेड लाइनें तुम्हें दिख रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये जिगजैग फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है बेटा? जिगजैग फॉर्म में, इस टाइप से तुमको दे रखा है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर बेटा देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, वहां पर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो फर्दर कॉइल हो रही है। यहाँ पर बेटा क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन दो है, और उन दोनों के बीच में वो बेटा देखो एंटी पैरेलल, मतलब एक ऐसे जा रही है, एक दूसरी ऐसे जा रही है, और फिर उनके बीच में क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलना है बीटा प्लीटेड। क्या बोलेंगे बेटा? बीटा प्लीटेड। ठीक है, वो कुछ बेटा 3D फॉर्म में दिखाई देगा, 3D ये भी होता है, पर जब थोड़ा सा इसको इमेजिन करोगे तो 2D फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बेटा? 2D फॉर्म में। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पर बेटा देखो, हाँ, स्ट्रक्चर वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग है 1911 में। कन्फर्मेशन द पॉलीपेप्टाइड चेन लाई साइड बाय लाइन बाय जिगजैग मैनर। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, with alternate alkyl group on the same side at the fixed distance apart. The two such neighbor polypeptide chain are held together by intermolecular hydrogen bonding. ठीक है, यही बात हम तुमको बोल रहे थे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में कंबाइन होंगी विद द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या है, कि बेटा यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसमें बेटा हाइड्रोजन किसी एक एलिमेंट का और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई और होगा, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है कि नहीं? तो होगा बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर बेटा कोई भी कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम मॉलिक्यूल का होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोटीन में मोस्टली जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये बेटा बुक मैनर में होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बोलो भाई। उसके बाद में बेटा देखो ये जो प्रोटीन है बीटा कैरोटीन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन नेल्स, स्केल्स, क्लॉज एंड सेल्स ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, ये बात याद रखना। तो वहां ये है जो मेनली होता है वो रेप्टिलियन फैमिली के मेंबर्स में होता है। कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होगा ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, इन्हीं को आपको लर्न करना है। ठीक है, अच्छा भाई, नेक्स्ट बेटा देखो आता है हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या आता है बेटा? टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं क्विक रिकैप देता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या था, सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकंड वाले में बेटा कॉलिंग स्टार्ट होने लगी। ठीक है कि नहीं? उन कॉलिंग को मतलब स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड रखा। ठीक है कि नहीं? अच्छा भाई, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिफरेंट मैनर में है, तो फिर बेटा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड हो गए। अब आ गया बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा, फर्दर कॉइलिंग होगी। क्या होगी बेटा? फर्दर कॉइलिंग होगी और न्यू टाइप का बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यानी कि कॉइलिंग के ऊपर फर्दर कॉइलिंग हो रही है, वहां पर और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो यहां पर बेटा देखो ये, हाँ ये देखो। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं थोड़ा क्या कहते हैं, अभी ये स्ट्रक्चर बेटा इधर स्लाइडों में नहीं दे रखा है, आप परेशान ना हो, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। देखो सिंपल सी इस टाइप से ये जो सिंगल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि वो क्या है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बेटा तुम्हारा सिंपल सी पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा प्राइमरी। उसके बाद में क्या है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन फर्दर बेटा देखो कॉइल हो रही है, तो ये हो गया बेटा प्राइमरी और ये हो गया बेटा सेकेंडरी। ठीक है, ये बात याद रखना। अब सेकेंडरी के दो पार्ट है। अच्छा भाई, अब बेटा देखो टर्सरी में क्या होगा, ये जो बेटा कॉइलिंग हो रही है, ठीक है, और फर्दर ये बेटा कॉइल होके कुछ इस टाइप से आ रही है। ठीक है वही, बट अब क्या फर्दर कॉइलिंग हो रही है और इनके बीच में क्या होगा बेटा, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये जो बेटा यहाँ पर फर्दर कॉइलिंग हो रही है और कॉइलिंग होने के बाद में जो बॉन्ड बनता है
वो बेटा यहाँ पर स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो यहाँ पर बेटा देखो सबसे पहले एमाइड बॉन्ड हो गया, फिर बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, फिर क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 टाइप के आप बॉन्ड पढ़ चुके हो। और स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि फिर आपको वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस मिलेंगे और उसके बाद में आयनिक बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा बेटा क्या क्या कहते हैं वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो यहाँ पर जो ये फर्दर कॉइलिंग हो रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से हो रही है, ठीक है। समटाइम्स बेटा आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है कि जो फर्दर कॉइलिंग हो रही है वो आपस में बेटा इंटरकनेक्ट हो रही है या पास पास में आने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। इंटरेक्शन बोलने ज्यादा सही है। The tertiary structure of protein are represent overall the folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure, ठीक है, मैंने क्या बोला था, सेकेंडरी वाला फर्दर फोल्ड आता है, ठीक है। in other words tertiary structure refers to the manner in which the entire protein molecule fold up to 3 dimension space to produce specific shape, compact form, complexity increase हो रही है। At normal pH and temperature each protein will take up a shape. Tertiary structure दैट इज एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी जब होगा तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और बेटा स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा भाई ये बात याद रखोगे। तो अब यहाँ पर उन्होंने, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बेटा फर्दर बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बोली है। तो बस आपको याद रखना है कि इनके बीच में जो बॉन्ड हो रहा है वो कौन सा है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे, ठीक है। डिटेल में आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिया होगा, ठीक है। अच्छा भाई अब यहाँ पर जो तुम्हारा टर्सरी है, टर्सरी स्ट्रक्चर होगा यानी टर्सरी प्रोटीन जो होता है उसको भी फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक, फाइब्रस और क्या है बेटा ग्लोबुलर, क्या है बेटा फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है। तो फुल नेम हो जाएगा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कॉइलिंग ऐसा नहीं है कि बेटा क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लोबुलर फॉर्म में होगी, फाइब्रस में भी प्रेजेंट होती है। तो फर्दर जब कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी और अप टू टर्सरी लेवल तक जाएगा और फाइब्रस में है तो उसको बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। और सेम वही चीज बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन में होगी तो हम लोग बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन हैव ऑलमोस्ट द सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद में अनलाइक फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन डू नॉट हैव द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, पार्ट्स ऑफ द मॉलिक्यूल मे हैव द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर व्हाइल अदर पार्ट में हैव बीटा प्लीटेड। देखो ऊपर वाले में इन्होंने क्या बोला, ऊपर वाले में इन्होंने ये बोला है कि जो भी हमारे पास में टर्सरी स्ट्रक्चर है फाइब्रस प्रोटीन का वो बेटा ऑलमोस्ट जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोटीन हैव ऑलमोस्ट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट क्या होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें सेकेंडरी में अल्फा प्लीटेड भी है बीटा प्लीटेड भी है और वही बेटा फर्दर क्या हो रहा है कॉइल होके टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है कि नहीं, पूरे मॉलिक्यूल में है, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में तुम्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड मिलेगा। बट यहीं पर जब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ उस केस में याद रखना कि कुछ पार्ट जो होगा वो ग्लोबुलर का होगा, कुछ पार्ट जो होगा वो फाइब्रस का होगा और बेटा फर्दर कॉइलिंग भी होगी, ठीक है। तो इसके लिए बेटा है ये टर्सरी स्ट्रक्चर। देखो बेटा एक चीज मैं तुमको बता दूं, स्ट्रक्चर नो डाउट मैंने बहुत कंसाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एनसीईआरटी देखो नो डाउट ये बायोलॉजी में बहुत ज्यादा है और बायोलॉजी में बेटा अप टू 12 तक नहीं है। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे बीएससी सेकंड ईयर देन उसके बाद में और ज्यादा हायर क्लास में जब रिसर्च फील्ड में जाओगे तो वहां पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना करना है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमारी कवर हो जाए और बेटा उसके आए हुए क्वेश्चन भी कवर हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो एज सच कोई रटना नहीं है कि क्या कहते हैं भाई मतलब पूरा का पूरा रट लिया, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है। तो 2-4 बातें हैं वो तुम्हें समझनी है, वो मैंने तुम्हें बता भी दी है। सबसे पहला प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी के 2 पार्ट हो गए, फिर बेटा टर्सरी, पहले सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर उसके बाद में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन उसके बाद में टर्सरी में फर्दर बॉन्डिंग हो जा रही है, फर्दर कॉइलिंग विद बॉन्डिंग होगी जस्ट बिकॉज ऑफ वीक वॉन डेर वाल्स इंटरेक्शन। टर्सरी के भी 2 पार्ट हो गए, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन पहले से ही है, फाइब्रस भी हो गई, ग्लोबुलर भी हो गई, उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है दोनों में, ठीक है, ये बात रखना। अब बेटा नेक्स्ट आएगा क्वार्नरी प्रोटीन यानी कि 4 डिग्री प्रोटीन, ठीक है, क्या है बेटा 4 डिग्री प्रोटीन। अब ये बेटा हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, क्या होगी बेटा हाईली कॉम्प्लेक्स होगी, यानी कि
जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो उतनी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बेटा सरफेस एरिया उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया डिक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि उसका बेटा सरफेस एरिया कम और प्रोटीन का बहुत सारा पार्ट है वो बेटा हम लोग की सेल में रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा भाई, ऑल्दो मैनी प्रोटीन एग्जिस्ट एज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होती है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन प्रोटीन व्हिच एग्जिस्ट एज असेंबलीज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन सब यूनिट। ठीक है, उनमें बेटा कुछ ऐसी होंगी जो 2 और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती। दीज सब यूनिट आर आइडेंटिकल और डिफरेंट एंड हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। देखो इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि जो फर्दर बॉन्डिंग होती है वहां पर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, मतलब बॉन्ड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को स्टेबल करने, भाई ऐसे घूम तो गया, अब हर बार घुमा रहे या घूम मतलब जो रोटेट कर गया है वहां पर स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक बॉन्ड होता है। तो वो बॉन्ड बेटा कोई सा भी हो सकता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से ऊपर गए मतलब जब हम लोग सेकेंडरी टर्सरी में आएंगे तो वीक वैन डर वाल्स क्या होंगे बेटा, इंटरेक्शन होंगे। और जब फर्दर बेटा उसमें कॉइलिंग होगी तो एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इसको हम लोग इनडायरेक्ट वे में बेटा आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है बेटा quaternary structure refers to the determination of number of subunit their spatial arrangement with respect to each other aggregate protein molecule known as protein possessing quaternary structure in is hemoglobin which transport oxygen from lungs to the cell and carbon dioxide and so on। देखो बेटा अब यहाँ पर क्या है उसको समझ लो बेटा, हम लोगों की बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है, यहाँ तो इन्होंने एक एग्जांपल लिया है हीमोग्लोबिन का ही लिया है, पर हम लोगों की बॉडी में जितनी भी प्रोटीन है उसमें मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता है वो बेटा 4 डिग्री के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन तो बेटा यही है कि सेल बहुत छोटा है, उसमें बेटा प्रोटीन को रिसाइड करना है, तो प्रोटीन को रिसाइड करना है तो उसका स्ट्रक्चर बेटा कम से कम होना चाहिए क्योंकि सेल ऑलरेडी बहुत छोटा है। ठीक है कि नहीं, तो हमारा प्रोटीन कब आएगा, जब बेटा उसका शेप और साइज बेटा बहुत कम हो। ठीक है, अब वहां पर बेटा देखो आप चाह रहे हो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या फिर बेटा जितनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनमें ये फेयरली पार्टिसिपेट कर ले। ठीक है कि नहीं, और हाई मॉलिक्यूलर मास भी है, तो वो बेटा तभी पॉसिबल है जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेटा तभी इंक्रीज होगी जब 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से बेटा 3 डिग्री, 3 डिग्री से बेटा 4 डिग्री। यानी कि ओवरऑल इसमें आपको ये बात समझाऊं कि बेटा इन चारों में कौन सी प्रोटीन जो है वो स्टेबल फॉर्म में होगी, तो आपका आंसर होगा बेटा 4 डिग्री प्रोटीन। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों की जो बॉडी में प्रोटीन होती है वो मोस्टली बेटा 4 डिग्री प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा, 4 डिग्री प्रोटीन। और जो ये प्रोटीन है मतलब कोई भी हम लोग की प्रोटीन है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन वो इसी फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, it is an aggregate of 4 polypeptide chain or subunit, 2 different identical alpha chain containing 141 amino acid residue and 2 identical beta chain each containing 146 amino acid। अब ये बेटा नंबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक बात याद रखना कि बेटा 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से बेटा 4 डिग्री कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो कॉम्प्लेक्सिटी बेटा तभी पॉसिबल है जब पॉलीपेप्टाइड चेन का नंबर इंक्रीज होगा एंड उसको स्टेबल करने के लिए बेटा फर्दर बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो इस तरीके से ये बेटा तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं 4 डिग्री यानी कि क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अच्छा भाई अब बेटा देखो ये हमने प्रोटीन तो समझ ली 1 डिग्री 2 डिग्री, और बेटा मैंने अभी स्ट्रक्चर का बहुत छोटा ही पार्ट बताया है, मैंने सिर्फ वही पार्ट डिस्कस किया जिसमें थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली जो पूरी की पूरी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वहां पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसका रोल क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी डिटेल में बेटा बहुत सारा है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट टॉपिक है कि देखो अब आपको ये पता है कि जो हमारे पास में प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, और देन उसके बाद में हम लोग को ये पता है कि हम लोग बहुत बार एबनॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर लेते, मतलब बहुत ज्यादा हीट है इन्वायरमेंट में। ठीक है, देन उसके बाद में बहुत सारा क्या कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पास भी हो रहे होते हैं। या हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट की बात कर ले रहे हैं, या फिर कोई भी हमारे पास में क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशन से हम लोग पास हो रहे होते हैं। अब उन एबनॉर्मल कंडीशन में जो ये हम लोग की मतलब नेटिव प्रोटीन का मतलब ये है कि जो हम लोग की नॉर्मल प्रोटीन है वो 4 डिग्री फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये 4 डिग्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एबनॉर्मल कंडीशन से हम लोग पास हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की प्रेजेंस में है, या फिर बेटा मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, या कोई एक रीजन है एक्सेसिव सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम लोगों का जो ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो बेटा रप्चर्ड हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? रप्चर्ड हो जाएगा, और ये जो नेटिव प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री में, आइदर 2 डिग्री में और बेटा 1 डिग्री में। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलेंगे बेटा? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल, और नेचुरेशन का मतलब है नेचुरलिटी। एक्चुअल में है क्या जो प्रोटीन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उस फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। A protein found in a biological system having a unique three-dimensional structure, specific biological activity is called native protein। हर प्रोटीन का बेटा अपना एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं वर्क, क्या कहते हैं वर्क होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मेनली बेटा 4 डिग्री। बस ये बात याद रखना, इन्होंने नहीं लिखा हुआ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट 4 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा भाई, when a protein in its native form is subjected to a physical change like temperature बढ़ा दिया, chemical changes कर दिए pH में, native conformation of the molecule is disrupted। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो उसका नेटिव स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो गया। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब। देखो भाई, वीक वॉन वाल इंटरेक्शन होते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से कॉइलिंग स्टेबल थी वो बेटा ब्रेक हो जाएगी। तो बेटा अब देखो, कॉइलिंग हो रही है, स्टेबल करने के लिए हमने बॉन्ड बनाया है, पर आपने वहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया या फिर केमिकल चेंजेस कर दिए, तो जो ये स्टेबिलिटी है और जो स्टेबिलिटी के रीजन है वो बेटा सब सारे क्या हो जाएंगे बेटा? फिनिश हो जाएंगे। तो जो हमारी ये प्रोटीन है वो 4 से बेटा 3 में आ जाएगा, 3 से बेटा 2 में आ जाएगा, यानी कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगी। अब रहना है प्रोटीन को बेटा 4 डिग्री फॉर्म में, बट हम लोगों ने ऐसे चेंजेस कर दिए जिस वजह से उसका जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रॉय हो गया। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर बेटा वो हमारी जो प्रोटीन का जो रियल में या नेचुरल जो बायोलॉजिकल फंक्शन होगा वो बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और हम जिस फंक्शन की वजह से इस प्रोटीन को संभाल कर रखे थे वो बेटा क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा भाई, अदर वर्ड्स ग्लोबुलर प्रोटीन which are soluble in water undergo coagulation or precipitation to give fibrous protein which are insoluble in water। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जरा मेरी बात समझ लो, जिस फॉर्म में बेटा प्रोटीन का होना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस ये जो हमारी प्रोटीन है उसका जो नेचुरल जो फॉर्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो जो हमारी प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होती थी वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, कोगुलेट हो जाएगी, और कोगुलेट हो जाएगी तो फर्दर वो बेटा फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी इनसॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि जो काम उसको करना चाहिए था वो नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन के बेटा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एक मैं तुम्हें बहुत इजी था क्या कहते हैं उसके फंक्शन बता दूं, तुम मेरी बात को आसानी से समझ जाओगे। आप लोगों ने एक बात पढ़ रखी होगी, खासतौर से बायोलॉजी वाले बच्चे मेरी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। कि जितनी भी एंजाइम होती हैं वो सारी प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअल में देखो, एंजाइम हमारे यहाँ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। हम लोगों की बॉडी में कहीं पे भी यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारे एंजाइम का बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। ये एंजाइम होंगे नहीं तो प्रॉपर बेटा रिएक्शन नहीं होगी। और ये जो एंजाइम बने होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही आपने वैनिश कर दिया, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? एंजाइम का फंक्शन चेंज कर रहे हो। तो एंजाइम का फंक्शन यानी कि उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा? आपको ये पता है कि एंजाइम जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो रिएक्शन जितने टाइम में होनी चाहिए थी वो बेटा नहीं होगी। तो फाइनली हम लोगों के बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होंगे वहां पर कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस आ जाएंगे, उसकी वजह से हम लोगों के जो ओवरऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वहां पर भी चेंजेस आ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही एक वो रीजन है जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमें उसको प्रेसिपिटेट या कोगुलेट नहीं होने देना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा भाई, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्या है? Due to coagulation, the native shape of the protein are destroyed. Biological activities lost. That's why coagulation protein are called denatured protein. Chemically, during denaturation, the secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure are remains intact. ये मैंने आपको बताया कि 4 से 3 में, 3 से 2 में, और 2 के बाद में बेटा वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? आपने एग लिया है, उसको बॉईल कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ रहे हो कि जो हम लोग का बेटा जो नॉर्मल एग होता है
उसमें बेटा जो अंदर जो वाला पार्ट है जो लिक्विड के फॉर्म में आप देख रहे हो वो बेटा 4 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। आपने एक्सेसिव उसको हीट कर दिया तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सॉलिड में। अब वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो एक्चुअल में आपने जो बीच में बॉन्ड प्रेजेंट थे वो सारे बेटा क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो अब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए बेटा वहां पर इतना बढ़ जाता है कि समटाइम्स जो एग के अराउंड में जो व्हाइट लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वो भी क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया, पहले सरफेस एरिया कम था इसलिए बेटा देखो बहुत कम पार्ट में आ गया था, बट आपने हीट किया कोगुलेट हो गया, कोगुलेट हो गया तो फिर ऐसे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जैसे आप लोगों ने कर्ड का फॉर्मेशन है वो भी बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। तो egg on boiling, when egg is boiled hard, the soluble global protein album is present in the egg white, denatured, resulting in the formation of insoluble fibrous protein। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगला है बेटा अनदर एग्जांपल ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, दही का जमना हो गया, ये भी हमने आपको बताया। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो वहां पर देखो जो काम यहाँ पर ऊपर वाले एग्जांपल में हीट कर रहे थे वही काम नीचे बेटा ये कौन कर रहे हैं, बैक्टीरिया और वायरस कर रहे हैं, इन बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से प्रोटीन का जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर है वो 3 में, 3 से बेटा 2 में और फाइनली 1 में आ जाता है। तो बेटा हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब कई बार बच्चे बोल सकते हैं कर्ड तो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा साइंस बोलती है। तो वो अच्छा बेटा इसलिए है क्योंकि ये बैक्टीरिया है। वो जो मिल्क था उसका उसके स्ट्रक्चर, वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो तो बेटा कचरा हो गया, समझ में आया कि नहीं, वो तो खराब हो गया। समझ में आ रहा है? तो वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं वो तो बात की बात है, बट यहाँ पर जो कर्ड हम लोग बेसिकली इनटेक कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हेल्दी बैक्टीरिया जो इसमें क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है बेटा येट अनदर एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ कोगुलेशन दैट अकर्स मिल्क इज हीटेड इन एसिड। ठीक है, लेमन जूस की प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेमन जूस है वाटर में डाल दी, सॉरी मिल्क में डाला, तो बेटा वहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद में हीट कर रहे हैं उसको तो बेटा चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, चीज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो भी बेटा कोगुलेट हो जाता है। अच्छा भाई नेक्स्ट है बेटा during this naturation the globular milk protein lactoalbumin becomes fibrous, denaturation भी reversible और reversible। हाँ बेटा एक याद रखना कि यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि डीनेचुरेशन जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी हो सकता है। देखो मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वहां पर एक बात याद रखना कि मोस्टली कैसे होंगे, इरिवर्सिबल होंगे, मतलब एक बार चेंजेस कर दिए दोबारा बेटा वो उसी फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, बट वो उन्होंने क्यों बोला है वो भी बता दे रहा हूँ बेटा। देखो सीधी सी बात है, उनका कहने का मतलब ये है कि आप हीट कर रहे हो तो आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 4 से बेटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। बट हाँ 1 से 4 में आने के लिए दोबारा से आपको वही सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन में एग्जिस्ट कर जाएंगी तो 1 से बेटा 4 पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। उस केस में हम लोग की उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है बेटा it has been shown now that the some cases the process actually reverse the process is called renaturation in such cases when the temperature and pH of denatured protein are brought back in the condition। वही जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ भी करके हमने वही एनवायरमेंटल कंडीशन है दोबारा से प्रोड्यूस कर दी तो हमारी जो ये प्रोटीन है वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब आता है बेटा ऐसे करके ये प्रोटीन का मेजर पार्ट हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है बेटा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन में जितना प्रोटीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्विक रिकैप है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, केराटिन इन स्किन, हेयर, नेल्स, वूल, हॉर्न, फीदर्स हो गए, कोलेजन इन टेंडन, बोन्स एंड कार्टिलेजेस, मायोसिन इन मसल, फाइब्रिन इन सेल। ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में बेटा हीमोग्लोबिन है, आपको बेहतर पता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेटा, बोलो भाई। तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है बेटा एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम विच कैटलाइजेस ऑल द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स में मतलब एक टाइप के ये भी बेटा मैं एंजाइम ही बोलूं। ठीक है, अच्छा भाई तो यहाँ पर क्या है उनको समझ लेते हैं। सम ग्लोबुलर प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर वो हार्मोन की बात कर रहे हैं, रेगुलेटर का मतलब है हार्मोन प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो इजिली हो जाएगा। तो इंसुलिन हार्मोन हो गया फ्रॉम पेनक्रियाज मेंटेन ऑल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ठीक है, आपको ये पता है कि इंसुलिन हार्मोन की वजह से जो एक्सेसिव जो हम लोग की बॉडी में ग्लूकोज हो रहा होता है वो बेटा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पर बेटा, मसल्स और लिवर में। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है बेटा एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर क्या एंटीबॉडीज क्या है बेटा, देखो नो डाउट प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन, उसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि हम लोग की बॉडी में बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल होते हैं ना, उनसे हम लोग को ये प्रोटेक्ट भी करके रखता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इस तरीके से बेटा अब हम लोग जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो पूरा क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा पूरा कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया है, पूरा प्रोटीन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है उसमें एक विटामिन बच रहा है और दूसरा क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। तो इसको आप बेटा क्या करोगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन लगाओगे। पहले आपको बेटा एनसीईआरटी कवर करना है। दूसरा एनसीईआरटी बेटा कवर करने से पहले इसको बेटा बहुत अच्छे से देख लेना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएंगे। बाकी सारी चीजें आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के मोड से आप हमसे पूछोगे, लिंक बेटा नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे जाके क्वेश्चन पूछें, मैं उन क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरी बेसिस में आंसर दूंगा, ठीक है। आप परेशान ना हो फ्रीक्वेंटली। और देखो हाँ, एक बात और भी है, ये मेरी वीडियो बेटा क्या कहते हैं, नो डाउट बायोमोलिक्यूल की चल रही है, बट हाँ कुछ बच्चे हैं उन्हें ये लगता है कि हमें किसी और यूनिट का पूछना है, तो आप बेटा उसका भी पूछ सकते हो। आप क्या करोगे, उसका भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूछ लिया तो मैं नहीं बता रहा हूँ वहां पे बेटा, ऐसा यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस लेवल का या जिस टाइप की प्रॉब्लम आप पूछोगे मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा बेटा देखो सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। ये लेक्चर देखा है, देन उसके बाद में आपको बुक से ही क्या कहते हैं क्वेश्चन को लिख के बेटा आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है कि नहीं। आप किसी भी दूसरे एआई सोर्स का यूज करके उसके आंसर को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ब्रेन बेटा आप यूज करो, आपके बदले का कोई ब्रेन यूज करेगा तो आपकी जो ब्रेन है, ठीक है, वो एक दिन धीमे धीमे क्या हो जाएगी, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरा एक काइंड सजेशन है, एक मतलब क्या कहते हैं एडवाइस समझ लो कि बेटा अपना ब्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है, और कोशिश करो सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे जो लेक्चर देखा उसके बाद में सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है, ये बात याद रखना। बाय बाय।